चलो, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। चलो, कहता है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। तो ये डी एक्साइटेशन क्या है? जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो एटम को और जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, है ना? अब वो किसी भी एनर्जी लेवल पे जा सकता है, आपने जितनी एनर्जी सप्लाई की उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? ध्यान केवल इतना रखना होता है कि जो एनर्जी हो वो जो गैप है उसके बराबर होनी चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना कि आपको जिस भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है और उसका गैप के बराबर आपको एनर्जी सप्लाई कर देनी है। अब वो जब वापस आएगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट n2 पे है और वो लोअर ऑर्बिट n1 पे आएगा। हायर ऑर्बिट यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिट पे है और लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे आएगा जब इलेक्ट्रॉन ऐसे डी एक्साइट होता है, इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो एनर्जी एमिट होती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन और वो एनर्जी डेल्टा ई हम इक्वेट कर देते हैं hc बाय लैम्डा के बराबर। क्या इतनी बात समझ में आई? और ये हमने पहले भी लिखा हुआ था बेटा, बोर्स थियरी का जो पोस्टुलेट्स लिख रहे थे उसमें से ये एक पोस्टुलेट था इस तरह का कि जब एनर्जी गैप की जहां पर बात की थी हम लोगों ने। तो अब जरा इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना? तो E2 माइनस E1 दैट विल बी हाउ मच? E2 हम लोग रख देंगे बेटा। E2 का मतलब यहां पर En2 की बात कर रहा हूं मैं, हाँ? E2 का मतलब यहां n की वैल्यू 2 मत ले लेना, En2 मैं बोलना चाहता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर और फिर माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर आप 13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। क्या मानते हो बेटा इस बात को? इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ। अब इसमें ये जो E2 माइनस E1 है इसी को हम लोगों ने hc बाय लैम्डा लिख दिया। ठीक है, अब ये hc बाय लैम्डा तुमने लिखा, यहां से 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। 1 बाय लैम्डा हो जाएगा 13.6। अच्छा, ये एनर्जी जो है हम लगातार 13.6 में जब लिख रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो अगर हमें लैम्डा जो है मीटर में चाहिए तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹। इससे क्या हो जाएगा? ये जूल में आ गया। आप H और C की अकॉर्डिंगली वैल्यूज रख देंगे तो लैम्डा फिर हमारा सीधे मीटर में आएगा। ध्यान से देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। 13.6 Z स्क्वायर अपॉन HC और उसको भी इधर ही डाल देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये है 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ध्यान से देखिए इसको। अब ये जो आपने H है ना, H की वैल्यू रखिएगा कितनी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। C की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10⁸। ठीक है, या मैंने जो HC आपको निकलवाया था उसके अकॉर्डिंगली आप वहां यहां पर रख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो 1 बाय लैम्डा का फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा वो होगा 1.0973 इंटू 10⁻7 और अंदर यहां पर लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन, या फिर इससे बेटर पहले Z स्क्वायर भी इसमें डाल देते हैं। हाँ, Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.0973 इंटू 10⁻7 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये जो आपको 1.0973 इंटू 10⁻7 दिख रहा है इसको हम लोग बुलाते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट।
रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, Z की वैल्यू 1 रख देंगे तो पूरी चीज वही हो जाएगी 1.0973 इंटू 10⁷, और इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स, तभी तो लैम्डा मीटर में आएगा। ये आप फॉर्मूला फ्यूचर के लिए एकदम याद रखेंगे, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पर R रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। R को क्या बोलते हैं बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसका वैल्यू कितना है 1.0973 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला लगा करके आप किसी भी ट्रांजिशन में, डी एक्साइटेशन में जो फोटोन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ का पता लगा सकते हैं। ये जो 1/λ है, इसको हम लोग कई बार न्यू बार करके लिखते हैं बेटा, और इसको वेव नंबर बुलाते हैं। वेव नंबर, क्या नाम दे देते हैं? वेव नंबर। क्वेश्चन अक्सर पूछे, लैम्डा पूछेगा, तुम्हें लैम्डा ही निकालना पड़ेगा। 1/λ फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, बट निकालेंगे लैम्डा। लेकिन 1/λ को हम बोलते क्या है? वेव नंबर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 1/λ को क्या बोल देते हैं? वेव नंबर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? सर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो एक ही फोटोन में हो रही है क्या? हाँ हाँ, जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है। फोटोन कितने इधर ट्रांसमिशन ऐसा नहीं कि वो इतने फोटोन है, हमारे साथ कि वो एक ही फोटोन है। हाँ, अगर एक ट्रांजिशन जब होगा तो एक फोटोन रिलीज होगा, याद रखना है। 1 ट्रांजिशन मींस 1 फोटोन, समझ गए? चलो, क्या सबने कॉपी कर लिया? चलिए, सो आई होप आप सबने कॉपी कर लिया इसको। अब मैं आपको इसी एक नए उससे बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। कई बार क्या होता है, अलग स्टाइल से चीजें पूछता है, और अगर अपनी प्रिपरेशन वैसी नहीं है तो हम एग्जाम हॉल में जो है परेशान होने लगते हैं। जबकि फॉर्मूला, जैसे अभी 13.6 का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, उसने कुछ और आपको आयोनाइजेशन एनर्जी किसी और की दे दी, तो थोड़ा सा वहां हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर हम पहले से वो सब करके जाएंगे तो अपने लिए वो सब फैमिलियर चीजें हो जाएंगी, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू डील विद द क्वेश्चंस। तो इसमें कई बार क्या करता है वो, जैसे मैंने अभी 13.6 वाला यूज किया था, मैं अभी आपको एनर्जी का वो फॉर्मूला E इज इक्वल टू, अगर आप लास्ट लेक्चर के नोट्स देखोगे तो मैंने ये लिखा था बेटा, K E²
और यहाँ पर z था अपॉन 2r था। फिर मैंने बोला था इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, शायद मैंने निकाला भी था। यहाँ पर r की वैल्यू थी n स्क्वायर z बाई z, और यहाँ पर h स्क्वायर 4 पाई ऊपर डाल देते हैं k m e स्क्वायर। इसको देखो, ये एनर्जी मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है ना, इस तरह से एनर्जी लिख दी है मैंने। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जो जो टर्म एक जैसे उनको एक साथ रख देते हैं। तो इसमें देखोगे तो ये k यहाँ पर 2 दिख रहे हैं आपको, तो ये बन जाता है बेटा k स्क्वायर e टू द पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन 2 h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये एनर्जी का टर्म है, उस दिन भी शायद दिखवाया होगा मैंने, ये एनर्जी का टर्म है। अब मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा यहां पर, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप जो है En2 माइनस En1 इसके टर्म्स में निकाल लें। अगर इसके टर्म्स में निकालेंगे, अच्छा आप चाहो तो इसको और भी कर सकते हो। ये जो k है ना, ये k की वैल्यू मैंने आपको शायद पहले दिन बताई थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बट उसके पहले एक और चीज बताई थी कि ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो ये चीज मैंने लिखा ही थी उस दिन, और परमिटिविटी वगैरह सब बताया था मैंने। ये इसलिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टर्म आपको वहां मिल जाए, जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस है तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आपके पॉकेट में पहले से वो चीजें होनी चाहिए। तो चलो इसको रख दो यहाँ पर। इसको जब तुम रखोगे k इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये फाइनली बनता है माइनस m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तुम केवल देखते जाओ, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है बस, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी भी करते रहना। ये आप देखोगे, ये आपने लिख दिया जो है m e एप्सिलॉन नॉट और h के टर्म्स में। हमने इसी चीज को लिखा था 13.6, ठीक है ना। अभी हमने m क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये सब वहां पर है, हम इसी के टर्म्स में लिखते जा रहे हैं बार बार। अभी अब आप देखो En2 माइनस En1 माइनस En1 क्या कर सकते हैं हम लोग, बस यहां चेंज आएगा ना, N2 और यहीं पर N1 रखेंगे, ये चीज कॉमन आएगी, बिल्कुल पुराने जैसा, और कुछ नहीं करना है आपको। ये कर देंगे m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। पुराने जैसा ही पूरा है, कोई डिफरेंस नहीं है। यही डेल्टा ई के बराबर हमने लिखा है, और बाद में इसी डेल्टा ई को क्या लिख देते हैं बेटा, hc बाय लैम्डा। वापस वही कॉपी कर लेंगे। यहीं से अगर हम 1 बाई लैम्डा का नया फॉर्मूला निकालें m के टर्म्स में, e के टर्म्स में, h के टर्म्स में, तो ये निकलेगा तुम्हारा m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन, यहां पर हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आपका लैम्डा का फॉर्मूला आया। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? ये मैंने इसलिए जानबूझकर लिखा बेटा, कई बार क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट वो m e इन सब के टर्म्स में देता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जो तुमने सामने देखा यही है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। अब इसमें ये जो आपने लिखा है m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये जो है, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये इतना, इस वाले हिस्से को देखो और इस वाले हिस्से को देखो, इन दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करो। किस चीज का डिफरेंस है? HC का डिफरेंस है, बिल्कुल सही। ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी।
कई बार रिडबर्ग कांस्टेंट देता है एनर्जी के टर्म्स में। अभी मैं क्वेश्चन भी तुम्हें दिखाऊंगा, कंफ्यूज ना हो हम लोग, इसलिए पहले से ये एनालिसिस करके रखनी, नहीं तो क्या है, हमें तो फॉर्मूला याद है 1/λ इज इक्वल टू वो आर जेड, और आर की वैल्यू भी याद है 1.097 इंटू 10⁻⁷, लेकिन वहां पर उसने रिडबर्ग कांस्टेंट कुछ और दे दिया। तुम समझ ही नहीं पाए कि वो रिडबर्ग कांस्टेंट जो है कौन सा है, लैम्डा वाला है या फिर एनर्जी के टर्म्स वाला है। तो ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको अगर तुमने आर लिखा, इसको अगर आर लिखा, तो ये वाला रिडबर्ग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, HC इंटू आर। क्या तुम समझ पाए? Yes. करेक्ट है? Yes. सही है ना? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि किस चीज के लिए वो पूछ रहा है। तो इसको एक बार कॉपी कर लो, मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ऑल्दो उसकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, बट बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो ये सब चीजें भी लिख कर रखनी है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी, ये इसको अगर HC वगैरह सब रखोगे तो ये एनर्जी का यूनिट है, यानी ये जूल में आएगा, जबकि नीचे वाला क्या था बेटा, वो मीटर इनवर्स में आया था। इसको अगर रखोगे ना तो ये करीब तुम्हारा आता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इंटू 10⁻⁻18 जूल, जबकि नीचे वाला मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, अप्रोक्सीमेटली नीचे वाले को भी 1.1 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो। ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है। कॉपी करते रहना बेटा। हाँ? कॉपी हो जाए तो बता देना बेटा। हाँ? क्योंकि हमें ज्यादा चीजें करनी होती है तो थोड़ा स्पीड हमें चाहिए होगी। चलो, इसमें ये चीजें भी याद रखना, कई बार एज अ स्टूडेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डी एक्साइटेशन होता है ना, जब डी एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कई बार ऐसा मान लीजिए कि आप जो है आपने लेटस से यहाँ पर कोई ऑर्बिट फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर थर्ड मान लेते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 पे रहा हो और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके थर्ड पे चला गया हो, ठीक है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो थर्ड पे चला गया हो। फिर वो जब नीचे आ रहा है, हो सकता है कि वो थर्ड से सेकंड पे आए और फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए।
राइट, उसको तो एनर्जी एमिट करनी है, वो एक साथ भी कर सकता था और एक एक करके भी कर सकता था, राइट ना। अगर वो एक एक करके करता है तो आपको 2 फोटॉन्स बाहर जाते हुए, क्वेश्चन किया था ना किसी बच्चे ने, 2 फोटॉन आपकी मिला। लेकिन अगर यही चीज उसने डायरेक्ट कर दी होती तो केवल एक ही फोटॉन आपको मिलता। इस चीज के डिफरेंस को समझो। वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि ट्रांजिशन यहां से यहां हो रहा है, तुम टेंशन मत लो कि वो क्या करेगा, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज है, उसमें से कोई एक पूछता है एग्जाम में। तो जैसे उसने मान लो ये वाले के बारे में पूछा, तो तुम क्या करना, तुम गलती से भी वेवलेंथ को ऐड मत कर देना, केवल एनर्जीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि यहां पर ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा ई और ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा ई डैश, इन दोनों का जो एडिशन होगा वही 3 - 1 के बराबर होगा, यानी कि थर्ड माइनस फर्स्ट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जैसे यहां मान लीजिए कि HC बाई लैम्डा 1 है और यहां पर HC बाई लैम्डा 2 है, तो आप जो है HC बाई लैम्डा 1 प्लस HC बाई लैम्डा 2 को E3 माइनस E2 के बराबर कर सकते हो। मान लीजिए एब्जॉर्ब करते समय उसने लैम्डा का जो फोटोन था उसको एब्जॉर्ब किया था, तो तुम ऐसे HC बाई लैम्डा से इक्वेट कर सकते हो। एक फोटोन मान लीजिए एब्जॉर्ब किया उसने और ऊपर चला गया, फिर वापस आते समय 2 फोटॉन्स एमिट किए, उनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो तुम ऐसा रिलेशन भी निकाल सकते हो। ये पूरे डिस्कशन का इस पर्टिकुलर पेज में जो मैंने अभी लिखा है उसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप वेवलेंथ को ऐड मत करना, आप एनर्जीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जब भी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? कॉपी कर लो बेटा इसको। कॉपी हो जाए तो प्लीज इन्फॉर्म करना बेटा। हेडिंग डालिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। हेडिंग लिख लिया बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? चलो इसको देखो बेटा, ये रिड्यूस्ड मास का एक कॉन्सेप्ट है, एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि नया अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो तुमने ये वीडियो देखा, अब मैं तुमको ये दिखाता हूं जो हमारे एटम के केस में है। देखिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये जैसे न्यूक्लियस यहां पर रखा हुआ है, किसी एटम के लिए हम क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है
ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, राइट। वी नॉर्मली से कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान के चलते हैं, राइट। लेकिन असली में क्या होता है, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जब दो बॉडीज आपस में इस तरह से आप रखते हो तो उनका अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, राइट। एक सेंटर ऑफ मास होता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि ये जो बॉडी है इसका मास इस बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो सेंटर ऑफ मास किधर लाई करने लगेगा, उसी बॉडी के ऊपर। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? हाँ, तो एक्चुअली में जो बॉडीज रिवॉल्व करती हैं वो दोनों बॉडीज रिवॉल्व करती हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। से किसके अबाउट रोटेट करते हैं? सेंटर, या ये सेंटर ऑफ मास है, ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, तो ये जो रिवॉल्व करेगा ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और ये जो है वो भी इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो आपने जो देखा अभी उस वीडियो में, वो देखो वहां 2 मोशंस और 1 मोशन करके दिखाया था। समझ में आई बात? अब होता क्या है कि जो हम लोग एटम में अनफॉर्चुनेटली कंसीडर करके रखते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये सही हो जाएगा अगर न्यूक्लियस का जो मास है वो बहुत ज्यादा हो, मानते हो कि नहीं? लेकिन अगर जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया या हीलियम आयन, जिनके लिए बोर्स थियरी बनाई गई थी, उनमें जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आप लेकर चल रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आप लेकर चल रहे हो तो आप ये कंसीडर नहीं कर सकते स्टेशनरी। आपको ये कंसीडर करना ही पड़ेगा कि दोनों जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो बहुत हैवी नहीं है एटम्स, तो उनमें आप ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब आप जितने भी आपने क्वेश्चंस ये फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, जैसे थोड़ी देर पहले देखो अभी रिडबर्ग कांस्टेंट वाला किया था ना हमने, 1/लैम्डा और यहाँ पर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इस रिडबर्ग कांस्टेंट को जाकर देखो अपने नोट्स में, अभी वो वाला फॉर्मूला देखना जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, जो ने me⁴, वो वाले को देखो बेटा। देखो मिला me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c। कैन यू सी दैट? हाँ, तो वो फॉर्मूला जब आप यू देखोगे तो उसमें क्लैरिटी से पता चल रहा है कि वहां पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो इन्वॉल्व है, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो फिजिक्स में आगे चल के आप पढ़ोगे ये चीज कि अगर मान लीजिए ऐसा 2 मोशन है, ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, दोनों जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सही चीज है। लेकिन अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहोगे, यानी इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस 2 मोशन इनटू 1 मोशन, दैट मींस यू वांट टू कीप दिस न्यूक्लियस या वन बॉडी एज स्टेशनरी बॉडी, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मास है इसका वो थोड़ा सा आप रिड्यूस करते हैं, और वो जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस केस में, जैसे यहां पर मास ऑफ द न्यूक्लियस मान लेते हैं mn और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं me, तो एक्चुअली में mn यानी ये न्यूक्लियस और me यानी ये इलेक्ट्रॉन दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे। हो सकता है कि ये r1 डिस्टेंस हो और ये r2 ले लेते हैं, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने कहा है कि नहीं, ऐसा करते हैं ये r2 0 मान लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, यानी टू मोशन को हम लोग ने 1 मोशन में कंसिडर किया। तो फिजिक्स में आपको वो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे आप यहां पर देखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन यहां पर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। आप जरा इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है,
फॉर्मूला डिराइव नहीं किया तो हम लोग केवल इसको एनालाइज कर पाएंगे। इसके एनालिसिस देखो, अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं इस Me को Mn के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकता हूं? यस। तो जैसे ही तुम निग्लेक्ट करोगे Mn कैंसिल हो जाएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे रिड्यूस मास और ये सब बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला था कि अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 2 मोशन में रखने की जरूरत नहीं है, वो 1 मोशन जैसा ही है। लेकिन अगर न्यूक्लियस जो है उतना हैवी नहीं है तो आपको ये वाला जो डायग्राम जो हम लोग लेते हैं वो सही नहीं है, हमको ऐसा लेना चाहिए। तो फिजिक्स में ऐसा सिखाया जाएगा कि जब आप इसमें कन्वर्ट करना चाहोगे, मतलब आप चाहोगे कि इवन लाइटर के लिए हम यूज कर पाए, तो उस केस में हम जो इस बॉडी का जो मास है उसको रिड्यूस कर देते हैं और उसको हम लोग रिड्यूस मास की तरह लेते हैं और इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, तो वो है Me इंटू Mn अपॉन Me प्लस Mn। अब ये जो R आपको दिख रहा है, जहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होगा, उस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले बस म्यू लिख देना है, आपका फॉर्मूला परफेक्ट हो जाएगा। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी जरूरत तुम्हें कहां पर पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा तुम्हारे को जब तुम 1H1, 1H2 और 1H3, 1H1, 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये आइसोटोप्स हैं। एम आई करेक्ट? हाँ। अब ये 3 आइसोटोप्स हैं। अगर मैं तीनों केसेस में अगर मैं N2 से N1 के बीच में इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट कराता तो आप Hc बाय लैम्डा से या लैम्डा निकाल लेते, फॉर्मूला लगा देते 1 बाय लैम्डा स्क्वायर RZ स्क्वायर। अच्छा, R की वैल्यू अगर आप ये ना देखें तो R की वैल्यू इन तीनों के लिए सेम होगी, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप फॉर्मूला चेक कर लो, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं है। तो यानी ये तीनों आइसोटोप्स के लिए जो डी एक्साइटेशन का वेवलेंथ होगा सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट वो सेम होगा। एम आई करेक्ट? देखिए, ये पूरे डिस्कशन का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही आप आइसोटोप्स में डील करोगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में, तो सेम ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ अलग अलग निकलेगी। अगर आप पुराना फॉर्मूला यूज करते 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू जो 1.097 वाला है इंटू 10 टू द पावर 7 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, इस फॉर्मूले में तो केवल N1 N2 ही रखना है और तो कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये तीनों आइसोटोप्स के लिए जो वेवलेंथ एमिट होगी N2 से N1 में वो सेम निकलेगी। बट जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो कहता है नहीं, ये वेवलेंथ्स अलग अलग होती हैं। अब वो वेवलेंथ्स अलग अलग तभी आप बता पाओगे जब आपको रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट पता होगा। रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट कहां पर पिक्चर में आता है? जब मान लीजिए 2 बॉडीज हैं जो है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रही हैं और जो मास डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉडी जो हेवियर बॉडी है उसको स्टेशनरी मान लेते हैं और दूसरे बॉडी का मास रिड्यूस्ड मास के फॉर्म में लिख देते हैं और फिर 2 मोशन सिस्टम को 1 मोशन सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जहां पर भी हमको इस मास की जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ 1 बॉडी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो हम वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me रखने के बजाय, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के बजाय म्यू रखना शुरू कर देंगे। तो जैसे आपके पास जो आपने फॉर्मूला पहले लिखा होगा, थोड़ी देर पहले आपने ये फॉर्मूला लिखा था, R की वैल्यू लिखी। अब इसमें केवल आपको चेंज इतना करना है कि जो M लिखा हुआ है इसके बदले म्यू लिख देना है। ये लिखते ही आप बता पाओगे कि भाई R जो है अब 1H1, 1H2, 1H3 के लिए अलग अलग होगा, बिकॉज रिड्यूस्ड मास में मास ऑफ द न्यूक्लियस भी आता है। इज दिस पॉइंट क्लियर?
चलो कुछ न्यूमेरिकल्स आप कॉपी कर लो बेटा, इसके आंसर्स आप मुझे भेजिएगा। और भी क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स आप भेजिएगा बेटा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। N2 की वैल्यू 3 दी हुई है, N1 की वैल्यू 2 दी हुई है, Li 2+ है, इसलिए Z की वैल्यू आप 3 रख दोगे और सीधे फॉर्मूला आपको आंसर दे देगा। याद रखना, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आप नहीं अप्लाई करोगे जब तक कि वो हाईलाइटेड वे में कुछ कहता नहीं है। बाकी आप सीधे नॉर्मल फॉर्मूलाज ही अप्लाई करोगे हमेशा। यूनिट्स का बस ध्यान रखना है, आंसर्स आराम से आएंगे। हटा दें बेटा? यस सर। आंसर भेजिएगा ये सब बेटा, ये भी लिख लो। इसको तुम ध्यान से देखो, ये मैंने तुम्हें करवाया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था। मैंने बोला था ना कि एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया और 2 फोटोन एमिट कर दिए, तो हम लोग उसमें वेवलेंथ्स को ऐड नहीं करते, हम लोग उसमें एनर्जीज को ऐड करते हैं। हो गया? ये जेई 2023 का क्वेश्चन है, IIT जेई 2023 जे एडवांस। इसको भी कॉपी कर लो बेटा और इसको भी सोचिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है। 2.2 हाँ, अब आप ख्याल रखना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट कौन सा रिडबर्ग कांस्टेंट है? एनर्जी वाला। याद आ रहा है? देखो जूल में दिया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं, वैल्यू ये रख देते हैं गलती से और फॉर्मूला वो वाला लगाते हैं, R(Z²) 1/N1² - 1/N2, इसका वही मिस्टेक हो जाएगी। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कॉपी करके रखिएगा, इसका सोल्यूशन आप जरूर भेजिए मुझे। हो गया? इसको भी लिखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना वापस प्लीज। प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना है।
ऐसा काम हाँ हाँ चलो इसको भी कॉपी कर लो बेटा। हाइड्रोजन लाइक आयन इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम क्वांटम नंबर का यहाँ मतलब है बेटा ऑर्बिट नंबर लेके चलना, ऑर्बिट नंबर n। This excited atom can make a transition to the first excited by successive emission of 2 photons। याद रखना मैंने क्या समझाया था, जब भी ऐसे ट्रांजिशंस हो तो आप एनर्जीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, गलती से भी वेवलेंथ्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सो हेडिंग डालिएगा बेटा ग्राफिकल एनालिसिस। हाँ, अब हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव करके रखे हुए हैं, तो ग्राफ के क्वेश्चंस भी पूछते हैं कई बार एग्जाम्स में। जैसे मैं अगर फॉर्मूला लिखूं R इज इक्वल टू हमारे पास 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला है। देन वेलोसिटी 2.185 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला है। E is equal to -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला है।
ये सारे फॉर्मूलाज अपने पास हैं। अभी एग्जाम में कई बार ग्राफ पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया आपसे कि आप जो है आर वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, आप आर वर्सेस 1/z का ग्राफ बनाओ, आप आर वर्सेस z का ग्राफ बनाओ, ठीक है, आप एनर्जी वर्सेस z स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, आप वेलोसिटी वर्सेस z का ग्राफ बनाओ, आप वेलोसिटी वर्सेस 1/n का ग्राफ बनाओ। इस तरह के कई ग्राफ आपको आ सकते हैं। तो आप एक बार इसको एक फॉर्मेट ऐसा बनाना है कि इस तरह से हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सिखा देता हूँ, ऑल्दो थोड़ा बहुत आपको पहले से भी आता है, एक बेसिक आइडिया मैं भी दे देता हूँ। उसके बाद ये सारे ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ। तो अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो फिर आप मिस्टेक वहां कर दोगे। तो ये लिख लो बेटा, और फिर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया देता हूँ। बेटा कॉपी करने में ध्यान दो, बातें नहीं करो। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, टीचर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो कैसे काम चलेगा। हाँ हाँ, अब इसमें देखो अलग अलग ग्राफ जो आ सकते हैं। देखो ज्यादातर जो अपने एग्जाम्स में पूछेगा केमिस्ट्री में वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। शायद पहले भी मैंने ये चीज बताई है और आप में से कई लोग पहले से जानते भी होंगे। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ किसके बीच में है बेटा, ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे y और x के बीच में, राइट, y और x के बीच में। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है, स्लोप है ना, और c क्या है, इंटरसेप्ट है ना। तो तुम्हें किसी ना किसी तरह से y और x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। अगर ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें y और x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई फॉर्मूला दिया होगा, उससे आपको निकालना है कि वहां y क्या ले लें, x क्या ले लें और उनको आपस में रिलेट कैसे करें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो स्लोप है, अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है बेटा, हो सकता है ये जो स्लोप हो ये पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो।
तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, स्लोप, ये जो आपको थीटा एंगल यहां पर दिख रहा है, tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, एंड दैट इज m। और ये जो y एक्सिस को कट कर रहा है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। एक तो ये हो गया। हो सकता है कि आपका जो इंटरसेप्ट हो वो 0 हो, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। स्लोप अभी पॉजिटिव ले रहे हैं, फिर क्या हो सकता है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो लेकिन स्लोप निगेटिव है, दिख रहा है, ग्राफ ऐसा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, हो सकता है कि इंटरसेप्ट जो है वो निगेटिव हो लेकिन स्लोप पॉजिटिव हो, ग्राफ ऐसा आ सकता है ना। अलग अलग केसेस बन रहे हैं। यहां पर हमने क्या बोला, m पॉजिटिव c पॉजिटिव, यहां पर क्या बोला, m पॉजिटिव है और c 0 बोल दिया। यहां पर क्या है बेटा, m निगेटिव है c पॉजिटिव है, यहां पर क्या है, m पॉजिटिव है c निगेटिव है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अलग अलग तरीके से आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं। अब जैसे अपने केस में, इसको पहले कॉपी कर लो, फिर मैं दिखाता हूं आपको। जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनमें वो भले ही दिखेगा नहीं स्ट्रेट लाइन, अगर जो ग्राफ में y और x दिया है उसको ध्यान से देखने से पता चलता आ रही है तो स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है। कहीं पर मान लीजिए सीधे y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स दिया है, इक्वेशन मान लीजिए ऐसी मिल गई है, तो ये आप तुरंत ग्राफ बना दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। y इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ है x+1, सेकेंड्स में आप बना दोगे, है ना, सेकेंड्स में आप बना दोगे। तो ये ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बड़े आराम से आप बनाते हो। हटा दें, हाँ, इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि तुमको मैं अगर अपने इक्वेशंस पे लेके जाऊं, देखो जैसे हमारे पास रिलेशन क्या है बेटा, हमारे पास रिलेशन है r इज इक्वल टू 0.529 और n²/z। अब सोचिए, अगर तुम्हें वो ग्राफ में ये पूछता कि ऐसा करिए r वर्सेस n² ड्रॉ करिए, ध्यान से देखना बेटा, उन्होंने क्या किया है, n नहीं दिया, उन्होंने n² दे दिया है, यानी तुम्हारे लिए n² ही x हो गया, या और r क्या है, y, तो y इज इक्वल टू mx ग्राफ हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो? लिखा n² है लेकिन एक्चुअली में n² वो बिकॉज x एक्सिस में डाल दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया जिसको आप सीधे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए अगला ग्राफ, उसने बोला है r वर्सेस 1/z, ध्यान से देखो, z नहीं लिखा है x एक्सिस में, 1/z लिख दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/z को जो है 1/z को x मान लो और r y बाकी ऑर्बिट फिक्स कर दो, और आपने सीधे सीधे y इज इक्वल टू mx फिर से बना लिया, यानी फिर से ग्राफ ऐसा जाएगा। क्या बातें समझ पा रहे हो बेटा? यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को मैच नहीं कर रही, स्टिल आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ पूछा है और वही आंसर आपको करना है। क्लियर है? इसी तरह से आप वेलोसिटी वाला मान लीजिए, वेलोसिटी का क्या है, 2.185 इंटू 10⁶ z/n। तो अब इसमें मेरे से वो वेलोसिटी वर्सेस z पूछेगा, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी वर्सेस
वेलोसिटी वर्सेस 1/n पूछेगा, स्ट्रेट लाइन, सब आराम से आ रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो पूछना क्या चाहता है, जो पूछेगा उसके हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको आराम से आएगा। जैसे एनर्जी का क्या वैल्यू है, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसमें मान लीजिए उसने आपसे पूछ लिया एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर, कीपिंग z फिक्स्ड। ठीक है, एटम फिक्स कर दिया। अब इस बार स्लोप नेगेटिव है, देख पा रहे हो बेटा? स्लोप को क्या ले लेना है, निगेटिव ले लेना है, और 1/n स्क्वायर को x मान लिया, सीधे आपका ग्राफ बन गया। क्लियर है? इंटरसेप्ट तो था ही नहीं उसमें। ये तो ये सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं। अब इसमें डिपेंड करता है, हो सकता है कि जैसे कि तुम्हारा r जो है वर्सेस 1/z के बदले r वर्सेस z के लिए ग्राफ पूछ ले, समझ रहे हो? तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। अगर r वर्सेस z पूछ लिया तो दैट वोंट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। r वर्सेस n पूछ लिया तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिकॉज r और n वो जो है डायरेक्टली उस तरह से नहीं है। तो वो जो अलग अलग ग्राफ्स में, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ जो होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको पैराबोला बोलते हैं, Yes. है ना? पैराबोला मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जानते हैं। क्लियर है? Yes, sir. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला हो गया। उसी तरह से एक हाइपरबोला ग्राफ होता है, हाइपरबोला। तो जैसे y इज इक्वल टू 1/x, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं और इसका ग्राफ फिक्स्ड है। और जिसको कम भी आता है ड्रॉ करना, ऐसा सोचो, अगर मैं x टेंड्स टू 0 कर दूं तो y टेंड्स टू क्या निकलेगा बेटा, इन्फिनिटी। अगर x टेंड्स टू 0 करूं तो y इन्फिनिटी, और अगर y टेंड्स टू 0 कर दूं तो x टेंड्स टू क्या निकलेगा, इन्फिनिटी। ये ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। इज माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तो अभी जैसे मान लीजिए पहला वाला ग्राफ, ये वाला पिक करते हो आप, और तुमसे कोई पूछ लेता है कि भाई ऐसा करो r वर्सेस z का ग्राफ बनाओ, तो तुम ऐसा ग्राफ बना देते, हो जाता। और वहीं पर r वर्सेस n बनाते तो वो जो पैराबोला वाला ग्राफ है, पैराबोला वाला ड्रॉ कर दोगे, वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इसको ड्रॉ कर लो, मेरे ख्याल से ग्राफ के क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। फिर क्वेश्चंस और देंगे तो उसके बाद फिर इसका एनालिसिस बाद में और किया जा सकता है। तो कॉपी कर लो एंड देन यू कैन टेक रेस्ट।